हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 17 दिसंबर 2023 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली जो हेडिंग हम यहाँ पर ले रहे हैं और जो प्रमुखता से प्रकाशित भी की गई है कि भारतीय बेटियों ने दर्ज की टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी जीत। वाकई में ये सबसे बड़ी जीत है। अभी तक जो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो पाकिस्तान को पराजित किया था श्रीलंका ने 1998 में। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, ये देखिए श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराया था 1998 में 309 रन से। अब 2023 में भारत ने इंग्लैंड को हरा दिया है 347 रन के बड़े अंतर से। यानी कि जो पूरा टेस्ट मैच है वो 3 दिन में ही खत्म कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है महिला क्रिकेट के लिए, क्योंकि महिला क्रिकेट को बहुत ही हाशिए पर रखा गया है। और आप जानते होंगे कि महिला क्रिकेट को उतनी तवज्जो नहीं दी जाती है। अगर हम अपनी ही बात करें, मैं भी नहीं देखता, आप भी नहीं देखते होंगे, तो ये एक उपलब्धि है उनके लिए जो ये गेम खेलती हैं लड़कियां और जो इस क्षेत्र में आगे आना चाहती हैं। हो सकता है इसमें सरकार और अब कुछ बजट बढ़ाए। हालांकि क्रिकेट में भी बजट बढ़ाया गया है बीसीसीआई द्वारा। अब इस न्यूज की बात कर लेते हैं कि पहले तो इंडिया ने टॉस जीता और टॉस जीतने के बाद इंडिया ने पहली पारी में 428 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। उसके बाद जो इंग्लैंड की टीम है वो 136 रन पर ऑल आउट हो गई। और उसके बाद दूसरी पारी में इंडिया ने 186 रन बनाए और 479 रनों का लक्ष्य दिया गया इंग्लैंड को, जो इंग्लैंड नहीं बना पाई। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी जीत है और इससे मनोबल बढ़ेगा महिला क्रिकेट टीम का। और आपको ये बता दें कि ये सिर्फ एक मैच होना था। इसके बाद अब भारत का ऑस्ट्रेलिया के साथ सिर्फ एक टेस्ट मैच है। तो ये बताया जा रहा है कि इसमें अब ये होगा कि थोड़ा सा मनोबल बढ़ जाएगा। इसमें जो मैन ऑफ द सीरीज दी गई या मैन ऑफ द प्लेयर चुना गया है वो दीप्ति वनी को दिया गया है, जिन्होंने पहली पारी में 5 विकेट, दूसरी पारी में 4 विकेट और 67 रनों की पारी भी खेली है। पहली पारी में 67 रन भी इन्होंने बनाए थे, इसलिए इन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है। अब यहां पर थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं कि महिला क्रिकेट का इतिहास क्या है। अगर महिला क्रिकेट के इतिहास की बात करें लीगली तौर पर, तो 1934 में 1934 में पहला टेस्ट मैच खेला गया था, महिला टेस्ट मैच खेला गया था क्रिकेट का इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो भारतीय महिला क्रिकेट संघ है उसका जो गठन, भारतीय महिला क्रिकेट संघ का गठन हुआ था 1973 में। और इन्होंने महिला क्रिकेट टीम ने अपना पहला मैच 1976 में खेला था वेस्ट इंडीज के खिलाफ। पहला टेस्ट मैच था जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला था। तो इस न्यूज से ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, आप चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। संसद में घटी घटना दुखद व चिंताजनक, इसकी गहराई में जाना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि जिस तरीके से 13 दिसंबर 2001 को आतंकवादी घटना हुई थी, संसद पर हमला हुआ था, उसकी बरसी बनाई गई 2023 में और उस पर भी हमला हो गया क्रैकर्स द्वारा, कलर्ड क्रैकर्स के द्वारा। कुछ अराजक तत्व संसद में घुसे विजिटर्स गैलरी के द्वारा और उन्होंने एक दहशत का माहौल बना दिया था। इस पर उन्होंने टिप्पणी करी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी बोला कि इसकी तह तक जाना बहुत जरूरी है। इनका उद्देश्य क्या था, वो किसके कहने पर आए थे, क्या करना चाहते थे, ये सब बातें उन्होंने अपने स्टेटमेंट में बोली हैं और वो दैनिक जागरण को इंटरव्यू अपना दे रहे थे। उन्होंने ये भी इस बात को कोट करने के बाद उन्होंने बोला कि कुछ लोग जो आर्टिकल 370 को लेकर अभी भी इस संशय में हैं, इस मानसिकता में हैं कि शायद 370 हट सकता है, तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि 370 आर्टिकल जो है वो अब इतिहास बन चुका है और अब इसे जम्मू कश्मीर में फिर से लागू नहीं किया जा सकता है। तो ये भी उन्होंने यहां पर क्लियरली कोट किया है। उन्होंने ये भी बोला कि जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें जो भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला है वो भी एक संकेत है 2024 का कि जो जनता है वो भाजपा को 2024 में चुनने के लिए राजी हो गई है और विकास चाहती है। अब शायद राजस्थान में भी विकास जोरों से हो और मध्य प्रदेश तो विकास पर था ही, और जो छत्तीसगढ़ है वहां पर भी अब विकास यात्रा को चुना जाएगा। यहां पर उन्होंने
लोगों से भी अपील करी है कि 2024 का जो चुनाव होने वाला है उसमें अगर आपके वोटर कार्ड नहीं बने हैं आप बनवा लीजिए, और बढ़ चढ़कर जो नए मतदाता हैं उनमें काफ़ी जोश होगा। ये सब बातें उन्होंने बोली हैं आगामी चुनाव को लेकर भी। अब चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, चर्चा में आकर राजनीतिक दल बनाना चाहते थे आरोपी। देखिए, संसद भवन की जो सुरक्षा में सेंध हुई है, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है कई तथ्य भी सामने आ रहे हैं। संसद भवन के अंदर जिस तरीके से स्मोक क्रैकर से धुआं छोड़ने वाली घटना हुई, और जो मेन आरोपी बताया जा रहा है सागर शर्मा, उसने पुलिस को बताया कि वह एक राजनीतिक पार्टी बनाना चाहता था, और वो मतलब वही नहीं, जितने भी आरोपी हैं सभी ऐसा करना चाहते थे और लाइमलाइट में आना चाहते थे, जिससे चर्चा में आ सके और उनकी राजनीतिक पार्टी चमक सके। जांच में सामने आया कि उनकी योजना संसद के अंदर और बाहर धुआं फैलाने की थी। एक चौंकाने वाली बात इसमें यह भी सामने आई है कि पहले तो वो आत्मदाह करने का प्रयास करना चाहते थे, हालांकि आत्मदाह नहीं करना चाहते थे लेकिन प्रयास करना चाहते थे। उस प्रयास से क्या होता, वो भी लाइमलाइट में आ जाते। लेकिन क्या हुआ कि जो 6 लोग थे उनमें आपसी सहमति नहीं बन पाई आत्मदाह की। भाई डर तो लगता ही है सबको, सभी इंसान हैं, तो ये सहमति नहीं बन पाई, इसकी वजह से ये आत्मदाह वाला प्लान कैंसिल करना पड़ा। उसके बाद इन्होंने एक भगत सिंह फैन पेज भी बनाया था, भगत सिंह फैन पेज फेसबुक पर बनाया था, जिससे ये बेरोजगार युवाओं को अपने ग्रुप में ऐड कर सकें, उन्हें बरगला सकें, उनका माइंड वॉश कर सकें, ताकि मतलब एक तरीके से दूसरे दलों के खिलाफ उन्हें भड़का सकें और अपनी राजनीति को चमका सकें। उसमें भी वो पूरी तरीके से फेल हो गए हैं। अब यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस है उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से को लेटर लिखकर ये परमिशन मांगी है कि फिर से सीन को रिक्रिएशन किया जाए, यानी कि आरोपितों को लाया जाएगा और वो जैसा जैसा बताएंगे वैसा वैसा उसी तरीके से सीन क्लियर किया जाएगा, ताकि जांच में थोड़ी क्लियरिटी आए। तो ये चीज भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग अपनी लाइमलाइट के लिए, यानी कि अपनी चाहत के लिए, राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए किस तरीके से इतना बड़ा कदम उठा लेते हैं। अब इनकी राजनीति तो नहीं चमकेगी, इनका भविष्य पूरा अंधकारमय हो गया। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं कि नौसेना ने मालवाहक जहाज का अपहरण होने से बचाया है। ये बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है भारतीय नौसेना द्वारा, और शनिवार को उसने जब अरब सागर से एक जहाज के अपहरण होने का मामला उनके सामने आया तो उन्होंने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। माल्टा का झंडा लगे इस जहाज पर चालक दल के 18 सदस्य सवार थे, और नौसेना ने जहाज MV रुएन को सहायता मतलब निगरानी के लिए भेजा था, और उन्होंने पूरी सफलता से उसे बचा लिया। अधिकारियों को अपहरण की कोशिश की सूचना 14 दिसंबर को मिली। MV रुएन ने यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन पोर्टल के जरिए संकेत दिया कि 6 समुद्री लुटेरे गैरकानूनी रूप से जहाज में सवार हो गए हैं। इसके बाद भारतीय नौसेना एक्टिव हो गई और वो घटना स्थल पर, जिस तरीके वैसे भी वो गश्त करते रहते हैं, तो घटना स्थल पर पहुंचे और मिशन को अंजाम दिया। मिशन को अंजाम इस तरीके से दिया गया कि नौसेना का हेलीकॉप्टर भेजा गया, पहले निगरानी की गई, उसकी देखा गया, समझा गया, उसके बाद फिर जो नौसेना के लोग हैं वो उसमें आर्मी जवान उतरे जहाज पर और उसको अपने अंडर में लिया। इन 6 लोग को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये मालवाहक जहाज था तो इसे भी छुड़ा लिया गया है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। सिख पंथ में दुल्हन के लिए ड्रेस कोड तय कर दिया गया है। देखिए, सिख पंथ में गुरुद्वारा साहिब में आनंद कारज, विवाह को आनंद कारज बोला जाता है, तो उसमें उसके दौरान दुल्हन के लिए ड्रेस कोड निर्धारित कर दिया गया है। सिख महिलाओं को सलवार कमीज पहनने की हिदायत दी गई है। यही नहीं, शादी के कार्ड के अंदर व बाहर दूल्हे के आगे सिंह लगेगा और दुल्हन के आगे कौर लगेगा, ये लिखना जरूरी हो गया है। और ये एक तरीके से हुक्म जो दिया गया है वो महाराष्ट्र स्थित तख्त श्री हजूर साहिब के जत्थेदार कुलवंत सिंह ने दिया है। उन्होंने इस पर सख्ती से अमल करने को भी कहा है, और अगर जो इसका पालन नहीं करता है उनके खिलाफ धार्मिक सजा या उस पर विचार किया जाएगा। तख्त श्री हजूर साहिब के जत्थेदार की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई बैठक में उक्त फैसला लिया गया। सिखों में शादी समारोह के दौरान किए जाने वाले फिजूल खर्च को रोकने और बेवजह सामाजिक दिखावों पर अंकुश लगाने के लिए यह कदम उठाया गया है।
चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है दिल्ली की हवा फिर से बेहद खराब होती नजर आ रही है। आपको पता होगा कि जो AQI होता है, AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो 350 से 400 के बीच में गंभीर खतरनाक श्रेणी मानी जाती है। और जैसे कि वाजीपुर में 421 चला गया, सादीपुर में 416 चला गया, जहांगीरपुरी में 419 और विवेक विहार में 401, यानी कि मतलब सांस लेना भी वहां मुश्किल हो गया है। इस तरीके की स्थिति दिल्ली में बन गई है। ग्रेटर नोएडा में 350, नोएडा में 330, फरीदाबाद में 318, गाजियाबाद में 316, गुरुग्राम में 284 और दिल्ली में 354 चल रहा है। आपको पता होना चाहिए AQI जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है वो 350 से 400 के बीच में गंभीर श्रेणी में रखा जाता है। और अब आप समझ सकते हैं कि दिल्ली की हवा कितनी गंभीर है। और गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा में कई स्कूल भी बंद किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि 10 अहम क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने उतरेंगे भारत और ओमान। आपको पता होगा कि ओमान के जो सुल्तान है हैथम, वो भारत की यात्रा पर आए हुए हैं। जो खाड़ी देश है ओमान के समुद्री तट पर सैन्य अड्डा बनाने की कोशिश में जुटा है चीन। अब उसे भारत से कड़ा मुकाबला मिल सकता है। भारत और ओमान के बीच शनिवार को उच्च स्तरीय वार्ता में 10 क्षेत्रों का चयन किया गया है जिसमें द्विपक्षीय व्यापार या समझौते किए जाएंगे, जिसमें रिश्तों को भी प्रगाढ़ किया जाएगा। इसमें समुद्री क्षेत्र और रक्षा सहयोग को भी रक्षा क्षेत्र को भी शामिल किया गया है। दोनों देश रक्षा संबंधों को मजबूत करेंगे और इनके बीच एक समग्र आर्थिक साझेदारी समझौता, जिसे सेपा बोला जाता है, को जल्द लागू करेंगे। इसको लेकर भी हालांकि सहमति बन रही है। ओमान को भारत कई वजहों से काफी महत्व भी दे रहा है। एक वजह यह है कि खाड़ी क्षेत्र में स्थित इसके बंदरगाह की भविष्य में बहुत ही अहमियत हो जाएगी और चीन की इस पर नजर है। हालांकि वर्षों में ओमान की आर्थिक स्थिति, पिछले कुछ वर्षों में ओमान की जो आर्थिक स्थिति है वो कमजोर हुई है, इसीलिए चीन उसकी तरफ आंखें गड़ाए हुए है। चीन उन्हें इकोनॉमिक सपोर्ट दे रहा है, जो कि अमेरिका भी नहीं चाहता है। अमेरिका ये बिल्कुल नहीं चाहता है कि चीन ओमान को इकोनॉमिक सपोर्ट दे, क्योंकि वो इससे होगा क्या कि वो ओमान को भी श्रीलंका की तरह खोखला कर देगा। अमेरिका भी इस बात से चिंतित है और पिछले दिनों जो बाइडेन हैं, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, को ओमान में चीन की सैन्य सक्रियता को लेकर खास तौर पर जानकारी दी गई थी। ओमान के रणनीतिक महत्व को देखकर ही भारत ने बतौर G20 अध्यक्ष इसे विशेष आमंत्रित देशों में शामिल किया था। वर्ष 2018 में मोदी ओमान की यात्रा पर भी गए थे। मौजूदा सुल्तान हैथम की यह पहली यात्रा है और बात करें तो किसी सुल्तान की पिछले 26 वर्षों बाद भारत की यात्रा है, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण यात्रा मानी जा रही है। अब अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 2020-21 में जो व्यापार था 5.4 अरब डॉलर का था भारत और ओमान के बीच, जो 2022 और 23 में बढ़कर 12.3 अरब डॉलर हो गया और आने वाले वर्षों में इसे 30 अरब डॉलर तक पहुंचाने का भी लक्ष्य इसमें रखा जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं कि 2024 की जनगणना के बाद लागू होगा महिला आरक्षण। निर्मला सीतारमण जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, उन्होंने बोला है कि 2024 केंद्र सरकार 2024 की जो जनगणना होने वाली है उसके बाद ये तय करेगी कि किसको मतलब आरक्षण जो है वो लागू कर दिया जाएगा। आपको पता होगा कि संसद में 33% महिलाओं का आरक्षण लागू तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन इसको मंजूरी मिल गई है। लेकिन निर्मला सीतारमण ने ये क्लियर कर दिया है कि 2024 में जो जनगणना होने वाली है उसके बाद इसको लागू कर दिया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं कि बिहार सरकार 22,000 शिक्षकों की नौकरी बचाने जाएगी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने 22,000 शिक्षकों को पद से हटा दिया था। क्यों? क्योंकि इन्होंने प्राइमरी में, यानी कि जो फर्स्ट क्लास से 5th क्लास तक होती है, वो जितने भी नियुक्ति हुई थी उन्होंने बीएड कर रखा था, लेकिन 1 से 5th तक के लिए डीलेड जरूरी होता है। तो डीलेट इन्होंने किया हुआ नहीं था, इन्होंने सिर्फ बीएड किया हुआ था, इसलिए इनको हटा दिया गया था कि बीएड तो योग्यता है ही नहीं प्राइमरी के लिए। उसके बाद बिहार सरकार इनकी नौकरी बचाने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट में जा रही है कि जो नौकरी कर रहे हैं उनको करने दीजिए। अगर आपको ये नियम लागू ही करना है तो अगला जो हम वैकेंसी निकालेंगे उसमें ये लागू हो सकता है और हुआ भी है। इसमें
हालांकि बिहार सरकार वाकई में स्टूडेंट्स के एम्प्लॉय के साथ है अपने, और नौकरी उनकी बचाने के लिए लगी हुई है। ये भी एक अच्छी बात है कि गवर्नमेंट आपके साथ खड़ी है, लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ नियमों से छेड़छाड़ तो हुई है, क्योंकि अदर स्टेट में भी आपने देखा होगा कि जो प्राइमरी होते हैं 1 से 5th तक के लिए बीएड ही डीलेट जरूरी होता है, ये एक अलग तरीके का कोर्स है, और 5th से लेकर आगे के लिए आपको बीएड करना होता है। तो अगर हम बात करें नियमों की, तो उस हिसाब से तो सुप्रीम कोर्ट क्या क्या निर्णय देता है ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन शिक्षा मंत्रालय ने तो यही निर्णय लिया है, और ये पूरी जो देख रेख हो रही है, जो नियुक्तियां कैंसिल की गई हैं, वो शिक्षा मंत्रालय द्वारा कैंसिल की गई हैं। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। अचल संपत्ति रिटर्न दाखिल करें आईपीएस अधिकारी। देखिए, गृह मंत्रालय ने देश भर के आईपीएस अधिकारियों को अगले साल 31 जनवरी 2024 तक अपनी अचल संपत्ति रिटर्न 2023 जमा करने का निर्देश दे दिया है। इस सप्ताह की शुरुआत में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों को पत्र लिखकर यह निर्देश दिया गया है। इसमें कहा गया है कि इस साल का अचल संपत्ति रिटर्न 31 जनवरी तक दाखिल करें। इसमें आप देख रहे हैं वेबसाइट भी दे दी गई है, इन वेबसाइट पर आपको ये पूरी डिटेल देनी है। आईपीएस अधिकारियों का जो अचल संपत्ति रिटर्न 2023 का ऑनलाइन फाइलिंग शीर्षक वाला पत्र 11 दिसंबर को जारी किया गया था। अब इसमें अखिल भारतीय सेवा नियम 1968 के तहत प्रत्येक सदस्य को 31 दिसंबर को समाप्त होने वाले वर्ष के संबंध में निर्धारित फॉर्म में अपना अचल संपत्ति रिटर्न जमा करना होगा। नेक्स्ट न्यूज है, एलएसी पर स्थिति नियंत्रण में। 1971 में जो भारत को विजय मिली थी, उसका ही विजय दिवस मनाया जाता है, आपको पता होगा। तो उस पर चीन के साथ जो जारी सीमा विवाद है, उसको लेकर पूर्वी कमान के जो कमांडर हैं लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कालिता, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि जो स्थिति है वो पूरी नियंत्रण में है और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति काबू में है। पड़ोसी देश भूटान में जिस तरीके से एलएसी पर चीन की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास जारी है और इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी तेज़ी से किया जा रहा है, उस पर हमारी हम नज़र रखे हुए हैं। और 52वें विजय दिवस के अवसर पर ये सारे बातें बोली गई हैं कि भारत अब पहले जैसा नहीं है, वो मुंहतोड़ जवाब देना चाहता है। अगर स्थिति कुछ खराब होती है तो भारतीय सेना दल पूरी कोशिश से, पूरे प्रयास से उनको खदेड़ेगा, और हो सकता है स्थिति और गंभीर हो, लेकिन अभी जो फिलहाल में स्थिति है वो पूरी नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा शांति और सुलह प्रक्रिया चलाई जा रही है, हमारा ध्यान हिंसा को कम करना है। उन्होंने यहाँ पर मणिपुर का भी एग्जाम्पल दिया कि सेना और असम राइफल्स, मणिपुर पुलिस और वहाँ तैनात CAPF यानी केंद्रीय अर्धसैनिक बल, उनको सभी साथ मिलकर मणिपुर में शांति के लिए प्रयास कर रहे हैं। आपको पता होगा कि मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच काफ़ी तनाव चला था और काफ़ी लोग इसमें मारे भी गए थे, तो उसको लेकर भी यहाँ पर कोट किया गया है और बताया गया है कि स्थिति अभी नियंत्रण में है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। ऑनलाइन डिग्री दे रही कंपनियों को यूजीसी ने दी है चेतावनी। विदेशी विश्वविद्यालयों के सहयोग से ऑनलाइन डिग्री देने वाली जो जितनी भी एडटेक कंपनियां हैं या फिर कॉलेज हैं, उनको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी ने चेतावनी दी है, और उसके साथ ही जो स्टूडेंट हैं उनको भी सतर्क किया है कि पाठ्यक्रम में दाखिला ना लें। यूजीसी ने कहा है कि कोई भी विदेशी उच्च शिक्षण संस्थान आयोग की पूर्व मंजूरी के बिना भारत में कोई भी पाठ्यक्रम पेश नहीं कर सकता है। यूजीसी के जो सचिव हैं मनीष जोशी, उन्होंने कहा है कि यूजीसी के संज्ञान में आया है कि कुछ जो एडटेक कंपनियां हैं विदेशी विश्वविद्यालय और संस्थानों के साथ मिलकर ऑनलाइन डिग्री और डिप्लोमा कार्यक्रम पेश करने को लेकर समाचार पत्रों, इंटरनेट मीडिया और टेलीविजन के जरिए विज्ञापन दे रही हैं। ऐसे किसी डिग्री को यूजीसी की मान्यता नहीं होगी। ऐसे मामलों में दोषी सभी एडटेक कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। लीड्स 2023 सर्वे में उत्तर प्रदेश लगातार दूसरे वर्ष बना अचीवर प्रदेश। देखिए, उत्तर प्रदेश को लीड्स यानी कि लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स रिपोर्ट 2023 में लैंडलॉक राज्यों की श्रेणी में अचीवर्स राज्यों की सूची में शामिल किया गया है। यह लगातार दूसरा वर्ष है जब उत्तर प्रदेश को लीड्स सर्वे रिपोर्ट में अचीवर्स राज्यों की
सूची में स्थान दिया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की ओर से विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स की सुगमता पर आधारित लीड्स रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष जारी की जाती है। इसके जरिए जो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी है, भंडारण क्षमता है, उसमें सुधार किस तरीके से हुआ है, लोगों और सामानों की निर्बाधता यानी कि आवाजाही का स्तर क्या है, ये सब चीजें इसमें क्राइटेरिया को मापा जाता है। लीड्स देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लॉजिस्टिक्स, बुनियादी ढांचा, सेवाओं और मानव संसाधनों का आकलन करने के लिए एक स्वदेशी डाटा संचालित सूचकांक है। यह रिपोर्ट राज्यों और संघ शासित राज्यों में लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर तैयार किया जाता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। म्यांमार से आने वालों को गांव बसाने की अनुमति नहीं है। देखिए मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि जो भी लोग म्यांमार से आ रहे हैं, पलायन करके आ रहे हैं, उन्हें मणिपुर में तो गांव नहीं बसाने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के कामजोंग जिले के करीब 2060 लोग म्यांमार से आए हैं। ये लोग 5 स्थानों पर रखे गए हैं। इन सभी के पहचान संबंधी और बायोमेट्रिक विवरण लिए जा रहे हैं, जिससे भविष्य में भी इनकी शरणार्थी के रूप में ही पहचान बनी रहे। और म्यांमार में सत्ता पर कब्जा करने वाली सेना और लोकतांत्रिक समर्थकों के बीच बीते कई महीनों से टकराव की स्थिति बनी हुई है। इसके चलते नवंबर में बड़ी संख्या में लोग भागकर भारत भी आए हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि सहमति नहीं तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश होंगे लागू। अब देखिए यहां पर विवाद है पंजाब और हरियाणा के बीच, और विवाद का कारण है सतलुज यमुना लिंक। इसमें केंद्रीय जो जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार सतलुज यमुना लिंक नहर के विवादास्पद मुद्दे को सुलझाने के लिए पंजाब और हरियाणा के साथ फिर से 28 दिसंबर को बैठक करेगी। केंद्र ने पहले भी सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर इस मामले में आम सहमति बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो सहमति नहीं बन पाई थी। लेकिन अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवत मान, उन्होंने बोल दिया कि मैं मीटिंग में तो आऊंगा, बैठक में हिस्सा लूंगा, लेकिन पंजाब के पड़ोसी राज्यों को जो नहर का जल देने के लिए मैं तैयार नहीं होऊंगा, क्योंकि एक बूंद भी एक्स्ट्रा नहीं है पंजाब के पास कि वो दूसरे राज्यों को जल दे पाए। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है बिजनेस पेज से। बिजनेस पेज में पहली न्यूज है कि सिर्फ 6% बुजुर्गों के पास ही है स्वास्थ्य बीमा, और ये आंकड़े जारी किए गए हैं इरडा द्वारा। देखिए बीमा क्षेत्र का जो निजीकरण हुआ था 23 वर्ष पहले, उसके बावजूद भी जो सरकारी और निजी कंपनियां हैं दोनों ही इस सेक्टर पर कार्य कर रही हैं, लेकिन अभी भी 15 तरीके की विशेष जो सेवाएं चलाई जा रही हैं बुजुर्गों के लिए, लेकिन उसका लाभ पूरे बुजुर्गों तक नहीं पहुंच पा रहा है या फिर वो ले नहीं रहे हैं। केंद्र सरकार भी देश की बड़ी आबादी को स्वास्थ्य बीमा की सुविधा देने के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना चला रही है। कई राज्यों की तरफ से भी स्वास्थ्य बीमा योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन इन सभी प्रयासों के बावजूद देश के जो अधिकांश बुजुर्ग हैं उनके पास हेल्थ स्वास्थ्य बीमा की सुविधा नहीं है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो पिछले वर्ष में जितनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी बेची गई, उनमें जो बुजुर्गों का हिस्सा है वो सिर्फ 6.5% है। 6.5% है। देखिए ये आंकड़ा हाल ही में वित्त मंत्रालय ने लोकसभा में भी पेश किया, और वित्त मंत्रालय को किसने दिया? इरडा ने। इरडा के बारे में सबसे पहले हम जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका काम होता है जितना भी इंश्योरेंस सेक्टर है उसको नियामक करना, उसको रेगुलेट करना। आपको पता होगा जिस तरीके से सभी बैंकों को, फाइनेंस सेक्टर को रेगुलेट करता है आरबीआई, ठीक है, और शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है सेबी, उसी तरीके से इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करता है इरडा। इरडा का हेडक्वार्टर है हैदराबाद में, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं सुभाष चंद्र खुंटिया। और इरडा का फुल फॉर्म फिर से सुन लीजिए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इरडा ने ये आंकड़े जारी किए हैं, और अब इरडा ये चाहता है कि 2024 तक सबको एक ही पॉलिसी में चारों सुविधाएं, हेल्थ और जो प्रॉपर्टी या फिर जनरल इंश्योरेंस, सभी मिल जाए एक ही बीमा में। तो इसके लिए 2024 एंड लक्ष्य रखा गया है। इसमें महिलाओं की नियुक्ति की जाएगी, गांव तक पहुंचा जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा विजन लेकर सरकार चल रही है, और इसमें कितना सफल होगी आने वाला समय बताएगा। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं कि लॉजिस्टिक पार्ट, हमने इसको पहले डिस्कस कर लिया है, इसको स्किप करेंगे इस न्यूज को। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं, जो है इंटरनेशनल पेज से, कि आतंकवादियों और
उनके मददगारों के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाए संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने एक स्टेटमेंट दिया है कि आतंकवादियों और उनके मददगारों के प्रति शून्य सहिष्णुता जब तक नहीं अपनाई जाएगी तब तक ये खत्म नहीं होगा। उन्होंने कहा कि छोटे और हल्के हथियारों की अवैध आपूर्ति आतंकवाद को जारी रखने में काफी मददगार साबित हो रही है। उन तक हथियारों की जो पहुंच है उसको रोकने के लिए सभी देशों को मिलकर भी कार्य करना होगा। भारत सीमा पर आतंकवाद और हिंसा से ग्रस्त है। आतंकी अवैध हथियारों के बल पर इसे जारी रखने में भी सक्षम हो जाते हैं। भारत इन सभी छोटे और हल्के हथियारों के खतरों को भली भांति जानता है और इन आतंकवादी संगठनों द्वारा हथियारों की जो मात्रा है उसमें लगातार वृद्धि होती जा रही है। तो इसके कारणों का पता लगाना होगा और इसको रोकना होगा। चलिए, गाजा हमास और इजराइल युद्ध हम डिस्कस नहीं करेंगे। इस न्यूज़ पर आते हैं कि स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति चुनाव लड़ेंगे पुतिन। व्लादिमीर पुतिन स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल होंगे। पुतिन ने कहा है कि वह अगले साल मार्च में एक और 6 साल के कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ेंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि वो आसानी से जीत भी जाएंगे। यूआर पार्टी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पुतिन सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसका पूरा समर्थन उनको प्राप्त है, लेकिन वह एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे। जाहिर सी बात है, पुतिन बहुत स्ट्रांग मैन माने जाते हैं और ये चुनाव जीतेंगे ही जीतेंगे। आर्थिक संकट के बाद पहली बार श्रीलंका की जीडीपी में हुई है वृद्धि। आपको पता होगा कि श्रीलंका में जो संकट आया था, आर्थिक संकट, उससे श्रीलंका धीरे धीरे उबर रहा है। 2022 के आर्थिक संकट के बाद श्रीलंका की जीडीपी में अब लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जनगणना और सांख्यिकी विभाग ने शुक्रवार को तीसरी तिमाही की जीडीपी दर सालाना आधार पर 1.6% रही है, ये आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। और इसमें जो अप्रैल 2022 में दिवालिया घोषित होने पर श्रीलंका की अर्थव्यवस्था का आकार 8% घट गया था। पड़ोसी देश की अर्थव्यवस्था 2021 की चौथी तिमाही में नकारात्मक बनी हुई थी। भारत ने काफी सहयोग किया था और बाकी देशों ने भी इसे लोन दिया था। तो इसमें जो कारण था आर्थिक संकट का श्रीलंका में, वो था चीन का। चीन पहले प्रोजेक्ट चलाता रहा और उन्होंने बोला कि आप अपने प्रोजेक्ट जारी रखिए, हम आपको फंडिंग करेंगे। लेकिन जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ा और चाइना ने क्या किया कि फंडिंग को बंद कर दिया, तो अब ना तो प्रोजेक्ट पूरा हो पाया, ना फंडिंग हो पा रही थी। इस वजह से वहां पर सरकार ने फिर उस प्रोजेक्ट में पैसे लगाने शुरू किए। लेकिन जब सरकार के पास पैसा आएगा नहीं, अगर इनकम होगी नहीं और आप सिर्फ एक्सपेंड करते जाएंगे, अपना खर्चा बढ़ाते जाएंगे, तो भी आपको दिक्कत होगी। तो वही हुआ श्रीलंका के साथ और उसे आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था। चलिए, तो ये आज का यानी 17 दिसंबर 2023 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।